पंचवर्षीय योजनाओं का लेखा जोखा। योजनाएं, अवधि, लक्षित वृद्धि, वास्तविक वृद्धि, विशेषताएं। प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि इसकी थी 1951 से 1956 तक। लक्षित वृद्धि इसमें थी 2.1% की और वास्तविक वृद्धि हुई थी इसमें 3.6% की। विशेषताएं यह है कि यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। कृषि व कीमत स्थिरता पर फोकस दिया गया था। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना की विशेषता यह है कि यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और यह कृषि व कीमत स्थिरता पर फोकस की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1956 से 1961 तक और इसका लक्षित वृद्धि तय की गई थी 4.5% यानी 4.5% की। वास्तविक वृद्धि इसमें कुछ कम थी उससे 4.3% की। और इसकी विशेषताएं यह है कि यह महालनोबिस प्लान कहा गया और इसमें तीव्र औद्योगिकरण पर फोकस किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की विशेषता या विशेषताएं यह है कि ये महालनोबिस प्लान कहा गया और इसमें तीव्र औद्योगिकरण पर फोकस किया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं। इसकी अवधि 1961 से 1966 तक थी और इसमें लक्षित जो टारगेट था वृद्धि का 5.6% का 5.6% का था और इसमें वास्तविक वृद्धि 2.8 की हुई थी, 2.8 की हुई थी, अर्थात लक्षित से काफ़ी कम हुई थी, ये आधा हुई थी। इसकी विशेषताएं इस प्रकार से हैं। कृषि को शीर्ष वरीयता इसमें दी गई थी। अप्रत्याशित घटनाएं इसमें हुई जिसमें चीनी आक्रमण था, भारत पाक युद्ध था, गंभीर सूखा था और अर्थव्यवस्था का टेक ऑफ स्टेज था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक योजना अवकाश था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक इसकी अवधि थी और इसमें लक्षित वृद्धि 5.7 की तय की गई थी और इसमें 3.3% की वास्तविक वृद्धि थी जो लक्षित से काफ़ी कम थी। और इसकी विशेषता है स्थिरता के साथ विकास मुख्य उद्देश्य था। स्थिरता के साथ विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं। इसकी अवधि 1974 से 1979 थी। इसकी लक्षित वृद्धि 4.4% तय की गई थी और इसमें लक्षित से ज़्यादा वास्तविक वृद्धि हुई थी, अर्थात 4.8% की हुई थी। यानी वास्तविक वृद्धि 4.8% की हुई थी और लक्षित 4.4 की थी। और इसकी विशेषता यह है कि गेहूं में थोक व्यापार की सरकारी अधिग्रहण की विफलता, गरीबी हटाओ नारा 20 सूत्री कार्यक्रम पांचवी पंचवर्षीय योजना की मुख्य विशेषताएं थी। इसके बाद रोलिंग प्लान अनवरत योजना 1978 से 80 के बीच लागू की गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक। इसमें लक्षित वृद्धि 5.2% की थी और इसने प्राप्त किया था 5.7% की वास्तविक वृद्धि, अर्थात इसमें लक्षित से ज़्यादा वृद्धि प्राप्त की गई थी। और इसमें ट्राइसेम, IRDP व NREP योजनाएं लागू की गई थी। और सातवीं पंचवर्षीय योजना थी 1985 से 1990 तक और इसमें लक्षित वृद्धि 5.0% थी और इसने वास्तविक वृद्धि प्राप्त की थी 6.0%, अर्थात वास्तविक वृद्धि इसमें ज़्यादा रही लक्षित से। और इसकी विशेषता है हिंदू वृद्धि दर की। इसके बाद दो वार्षिक योजनाएं आई थीं 1990-91 तथा 91-92 में। और आठवीं पंचवर्षीय योजना आपकी थी, इसकी अवधि 1992 से 1997 तक थी। इसमें लक्षित वृद्धि 5.6% की थी और इसने वास्तविक वृद्धि प्राप्त की थी 6.8%, अर्थात लक्षित से ज़्यादा थी। और इसकी विशेषता है उदारीकरण सहित वित्तीय और आर्थिक सुधारों का परिचय। इसके बाद नौवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं। इसकी अवधि 1997 से 2002 थी।
इसकी लक्षित वृद्धि 6.5% थी और इसने वास्तविक रूप से प्राप्त किया 5.4% की, अर्थात इसमें वास्तविक में कमी रही, वास्तविक वृद्धि में कमी रही लक्षित की अपेक्षा। सूत्र वाक्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ वृद्धि। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2002 से 2007 तक और इसमें लक्षित वृद्धि का तय की गई थी 8% की और इसमें वास्तविक वृद्धि 7.6% की हुई, अर्थात लक्षित से कुछ कम प्राप्त हुई। और इसकी विशेषता है लक्ष्यों में साक्षरता, लिंग अंतराल में कमी, साक्षरता में सुधार आदि इसके लक्ष्यों में शामिल था। और 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 से 2012 तक और इसकी लक्षित वृद्धि 9% की थी और इसने प्राप्त किया था वास्तविक रूप से 8% की वास्तविक वृद्धि को। और इसकी विशेषता थी लक्ष्य तेज और अधिक समावेशी विकास। और अंतिम व 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 2017 तक की अवधि के लिए और इसके उद्देश्य या विशेषताएं इसमें थी तीव्र धारणी और अधिक समावेशी विकास। आइए भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में विस्तार से देखते व समझते हैं। भारत में नियोजन योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था और इसका समापन या इसको भंग कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया 1 जनवरी 2015 से। नीति आयोग का आरंभ किया गया 1 जनवरी 2015 से। संविधानेतर निकाय है नीति आयोग। और वर्ष 1944 में पीपुल्स प्लान M.N. राय द्वारा लाया गया था। और जनता पार्टी सरकार 6वीं पंचवर्षीय योजना 1978 से 1983 लागू किया गया था, जिसे अनवरत योजना रोलिंग प्लान नाम दिया गया था। रोलिंग प्लान का प्रतिपादन गुन्नार मिर्डल द्वारा किया गया था। गुन्नार मिर्डल द्वारा IRDP, NREP, ट्राइसेम, DWACRA तथा RLEGP कार्यक्रम रोलिंग प्लान के अंतर्गत लागू किए गए थे। वर्ष 1934 में विश्वेश्वरैया द्वारा प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में नियोजन की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 हैरोल्ड डोमर मॉडल पर कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। वर्ष 1938 हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष इसके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय आयोजन समिति कांग्रेस योजना का गठन किया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक यह PC महालनोबिस मॉडल पर आधारभूत तथा भारी उद्योगों के विकास पर आधारित थे। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक और यह आत्मनिर्भर तथा स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था का लक्ष्य था। इसमें विकास दर वृद्धि में सर्वाधिक निराशाजनक प्रदर्शन हुआ था। वार्षिक योजनाएं इसमें शामिल थीं। यह योजना अवकाश था 1966 से 1969 तक। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रारूप डॉक्टर R. गाडगिल द्वारा बनाया गया था। लिपोटिक के आगत निर्गत मॉडल पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। MRTP एक्ट 1969 तथा बफर स्टॉक की धारणा लागू की गई थी। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता इसकी विशेषता थी। समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों पर विशेष बल था। वर्ष 1944-45 बॉम्बे प्लान भारत के आर्थिक विकास की योजना। वर्ष 1945 श्रीमन नारायण द्वारा गांधी योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक।
डीपी डीपी धर मॉडल पर आधारित थे। पांचवें पंचवर्षीय गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की समाप्ति पर जोर दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात संवर्धन की नीति के साथ न्यायपूर्ण मजदूरी कीमत नीति लागू की गई। यह योजना समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गई। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक। डीटी लकड़ावाला मॉडल पर आधारित थी। 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 तक योजना अवकाश, गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर विशेष बल। इस योजना को पर्सपेक्टिव प्लानिंग भी कहा जाता है। आधुनिकीकरण को पहली बार लागू किया गया। साथ ही आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय पर भी बल दिया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक। उदारीकरण पर विशेष बल। गरीबी, बेरोजगारी तथा क्षेत्रीय विषमता की समस्याओं पर प्रत्यक्ष प्रहार। वर्ष 1990-91 तथा 91-92 में वार्षिक योजनाएं लागू। वर्ष 1950 सर्वोदय प्लान जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक। जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित। उद्देश्य मानव संसाधन विकास, प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण तथा 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग में निरक्षरता उन्मूलन। पहली योजना जिसमें लक्ष्य 5.6 से अधिक की वृद्धि दर प्राप्त कर 6.68 रही। नीति आयोग गठन 1 जनवरी 2015 से। नीतिगत मुद्दों पर सलाह देना। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, अर्थात भारत का प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। यह संविधानेतर निकाय है। इसका भी अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। तीव्र आर्थिक समृद्धि तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार उद्देश्य था इसका। 7 बुनियादी न्यूनतम सेवाओं पर बल। राजकोषीय समेकन की नीति को लागू करना। उद्देश्य सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास, इसका उद्देश्य रखा गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित। समान क्षेत्रीय विकास का लक्ष्य के साथ राज्यवार लक्ष्य तय। अब तक की सर्वाधिक समृद्धि योजना 8% के मुकाबले 7.7% की वृद्धि। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। प्रमुख लक्ष्य तीव्रतर आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास करना। 9% विकास लक्ष्य की तुलना में 8% की प्राप्ति। उच्च गुणवत्ता युक्त रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक। उद्देश्य तीव्रतर अधिक समावेशित एवं धारणीय विकास। सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वास्तविक वृद्धि। 4% की दर से कृषि वृद्धि। 10% की दर से विनिर्माण वृद्धि। गरीबी में 10% की कमी लाना। विकास केंद्र उपागम अपनाया गया 4थी पंचवर्षीय योजना में। गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। रोजगार विहीन वृद्धि का दशक। रोजगार विहीन वृद्धि का दशक 1991 से 2000 तक था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रथम योजना में। आधारभूत उद्योगों के साथ कृषि क्षेत्र खाद्यान्न पर विशेष बल तृतीय योजना में। स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ आर्थिक विकास चतुर्थ योजना में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम खाद्य के बदले अनाज कार्यक्रम तथा अंत्योदय योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कार्य। सरकार का बैंकर है यह। इसमें 3 रूपों में कार्य करता है। पत्र मुद्रा का निर्गमन में, सरकार के बैंक के रूप में, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। बैंकों का बैंक। देश के सभी बैंकों का खाता आरबीआई में होता है।
जिसमें वे नकदी जमा व ऋण प्राप्त करते हैं। विदेशी विनिमय प्रबंधन विश्व की अन्य मुद्राओं के सापेक्ष रुपये की विनिमय दर को लगभग स्थिर बनाए रखना, विदेशी मुद्रा भंडार का विनियोजन एवं प्रबंधन करना आरबीआई का कार्य है। मुद्रा जारी करना 200 करोड़ रुपए की न्यूनतम आरक्षी कोष, 115 करोड़ रुपए के सोने के सिक्के या धातु प्लस 85 करोड़ रुपए की विदेशी करेंसी या प्रतिभूतियों के आधार पर किसी भी सीमा तक नई मुद्रा जारी करने का अधिकार है आरबीआई को। साख नियंत्रण का कार्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखते हुए विकास के लिए आवश्यक मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि नियंत्रण करने के लिए दो प्रकार के उपाय अपनाता है। पहला है परिणात्मक साख नियंत्रण। इसमें बैंक दर की नीति, खुले बाजार की क्रियाएं तथा बैंकों के नकदी शेष में परिवर्तन द्वारा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित करता है। इसमें सीमांत अस्थायी सुविधा दर एमएसएफ, खुले बाजार की क्रियाएं ओएमओ, रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर एवं नगद कोष अनुपात सीआरआर और वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर शामिल हैं। गुणात्मक साख नियंत्रण साख धन की रावनिंग, मार्जिनिंग, आवश्यकता में परिवर्तन, प्रत्यक्ष कार्यवाही एवं नैतिक दबाव द्वारा न्यूनतम सीमा मार्जिन निर्धारण, साख मापदंड का निर्धारण तथा साख स्वीकृतिकरण योजना के द्वारा गुणात्मक साख नियंत्रण करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के खाते व्यापार घाटा, वस्तुगत आयात ऋण वस्तुगत निर्यात, अदृश्य खाता, संचार पर्यटन सॉफ्टवेयर आदि सेवा क्षेत्र बराबर सेवाओं का आयात माइनस सेवाओं का निर्यात। चालू खाता करेंट अकाउंट, व्यापार खाता प्लस अदृश्य खाता, वस्तुगत व्यापार प्लस अदृश्य मदों का व्यापार। भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट, चालू खाता प्लस पूंजी खाता या चालू खाता प्लस शुद्ध विदेशी पूंजी प्रवाह। राजकोषीय नीति परिभाषा अर्थव्यवस्था के विकास हेतु मुख्यतः कराधान, व्यय और ऋण का प्रबंधन करने वाली नीतियां। सरकार का खाता, राजस्व खाता, पूंजीगत खाता। राजस्व खाता के अंतर्गत देखते हैं सरकार के धन का वह भाग जो उत्तरदायित्व या परिसंपत्ति का सृजन नहीं करता, जैसे टैक्स, फीस, ब्याज, वेतन, पेंशन, अनुदान, दिन प्रतिदिन के कार्यों में होने वाले खर्च या प्राप्ति आदि। पूंजीगत खाता धन का वह भाग जो विकास कार्यों में नियोजित होता है या परिसंपत्ति या उत्तरदायित्व का सृजन करती है। राजस्व अधिशेष या घाटा, राजस्व आय एवं राजस्व व्यय का अंतर। राजस्व आय एवं राजस्व व्यय का अंतर। जब राजस्व व्यय राजस्व आय से अधिक हो तो राजस्व घाटा रेवेन्यू डिफिसिट तथा जब राजस्व व्यय राजस्व आय से कम हो तो राजस्व अधिशेष रेवेन्यू सरप्लस होता है। पूंजीगत अधिशेष या घाटा सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों एवं व्यय का अंतर होता है। राजकोषीय अधिशेष या घाटा सरकार की कुल प्राप्तियों तथा व्यय का अंतर होता है। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल आय, उधार एवं अन्य देयताओं को छोड़कर तथा व्यय का अंतर। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा ऋण ब्याज भुगतान, यह पूर्व के वर्षों में लिए गए कर्ज का प्रतिफल है। प्रभावी राजस्व घाटा ऋण पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु दिया गया अनुदान। राजकोषीय नीति के उद्देश्य। पहला उद्देश्य है आय असमानता में कमी लाना। दूसरा है पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करना। तीसरा है सतत एवं समावेशी विकास के लिए संसाधनों का उचित प्रबंधन करना। और चौथा है भुगतान संतुलन एवं मुद्रास्फीति को नियंत्रण रखना। और पांचवा है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। राजकोषीय नीति के उद्देश्य।